फर्स्ट ईयर एक्सरसाइज 4.5। बेटा अली सारी यूट्यूब पे अपलोड कर दी है। मैंने शेयर भी कर दी हैं अपने ग्रुप्स पे। मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड है सारी वीडियोस। ताहा शाहिद के नाम से बेटा चैनल है। आप मेरे व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करें, मैं आपको भेज देता हूँ। नंबर भेज रहा हूँ मैं आपको। एक्सरसाइज 4.5 से जीपी स्टार्ट हो रही है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जीपी क्या होती है? सीक्वेंस ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीवियस टर्म या प्रीसीडिंग टर्म इज कॉल्ड a geometric sequence और प्रोग्रेशन। और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो जीपी एक ऐसी सीक्वेंस को कहा जाता है जिसमें अगर पहली टर्म आपके पास टू है, फॉर एग्जांपल एक फिक्स्ड नंबर आप सपोज कर लें, कोई भी, फॉर एग्जांपल 3। तो आप टू को थ्री से मल्टीप्लाई कराएंगे 6, 6 को थ्री से मल्टीप्लाई कराएंगे 18, 18 को थ्री से मल्टीप्लाई कराएंगे 54, 54 को थ्री से मल्टीप्लाई कराएंगे 162, 162 को थ्री से मल्टीप्लाई कराएंगे 486। तो आपके पास ये वैल्यूज आती जाएंगी। तो एक ऐसी सीक्वेंस जिसमें प्रीवियस टर्म को एक फिक्स्ड नंबर से मल्टीप्लाई कराएं तो हमें सीक्वेंस मिल जाए, उसको हम ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल 1 पहला नंबर है, मैं फिक्स्ड नंबर सपोज कर लेता हूँ 2। 1 को 2 से मल्टीप्लाई कराए 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कराए 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कराए 8, 8 को 2 से मल्टीप्लाई कराए 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई कराए 32, 32 को 2 से मल्टीप्लाई कराए 64। तो जो ऐसी सीक्वेंस है इसको बेसिकली जीपी कहा जाता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहा जाता है। जीपी अगर आपके सामने आ जाए तो आपने उसको पहचानना कैसे है? ये एक सीक्वेंस है मेरे पास और आपसे पूछा जाए कि बताओ कि ये सीक्वेंस कौन सी है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये सीक्वेंस कौन सी है? तो ये सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म कहलाती है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म है। जीपी में रेशियो हमेशा सेम होता है। सेकंड टर्म, अगर मैं यहाँ पर मुझसे कोई कहे कि जीपी है नहीं, मुझे कैसे पता चलेगा? मैं सेकंड टर्म को डिवाइड कराऊंगा फर्स्ट टर्म से, या मैं थर्ड टर्म को डिवाइड कराऊंगा सेकंड टर्म से, या मैं फोर्थ टर्म को डिवाइड कराऊंगा थर्ड टर्म से। तो सेकंड टर्म है यहाँ पर 10, फर्स्ट टर्म है 2, थर्ड टर्म है यहाँ पर 50,
सेकेंड टर्म है 10, फोर्थ टर्म है 250, थर्ड टर्म है 50। तो 5, 5 और 5। तो आप देखें तो इनका जो रेशो है वो सेम आया। तो जब रेशो सेम आता है तो हम ऐसी, इसको हम कॉमन रेशो कहते हैं। और हम कहते हैं कि जीपी एक ऐसी सीक्वेंस है जिसमें कॉमन रेशो होता है, में हर दो वैल्यूज का जो रेशो है वो हमेशा सेम आता है। अगर रेशो सेम आ गया तो जो सीक्वेंस है वो जीपी में कहलाती है। 4.5 में फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? बेसिकली ए एन इज इक्वल्स टू ए इंटू आर की पावर n-1। बेटा मैंने ये कहा कि ये एक सीक्वेंस दी हुई है और आपने इसको पहचानना है कि ये ए जीपी है, एपी है, कौन सी सीक्वेंस है। तो आपने पहली वैल्यू फर्स्ट टर्म है इसकी, दूसरी वैल्यू सेकंड टर्म है, तीसरी वैल्यू थर्ड टर्म है, फिर ये फोर्थ टर्म है और ये फिफ्थ टर्म है। मैंने कहा आप रेशियो निकालोगे, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म डिवाइडेड बाय थर्ड टर्म। सबका आपने रेशियो निकाला, सारे रेशियो सेम आ गए। रेशियो सेम आ रहा है इसका मतलब है ये क्या है? ये इसको हम आर से क्या रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम कहते हैं कॉमन रेशो। जीपी के अंदर ये फॉर्मूला यूज होगा। एन का nth टर्म कहते हैं इसको, या लास्ट टर्म भी कहा जाता है। ए कहते हैं फर्स्ट टर्म को, आर कहते हैं कॉमन रेशो, एन कहते हैं यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स को। तो ये फॉर्मूला आपने याद करना है एक्सरसाइज 4.5 के लिए। पूरी एक्सरसाइज में सेम फॉर्मूला, बस ये लग रहा है। ठीक है, यहाँ तक कर लें, फिर हम बुक के सवाल पे चलते हैं।
जी बेटा, ली बेटा, ये जीएम का फॉर्मूला आपने ड्राइव किया जो आप बता रहे हैं। ये एक्सरसाइज 4.6 में हम करेंगे। बेटा आगे चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग जीपी। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कहा जा रहा है कि जो टर्म बताई गई है वो हमें निकालनी है। पार्ट 1 की बात करते हैं। पार्ट 1 में कहा जा रहा है कि 3, 6, 12 टिल फिफ्थ टर्म। तो इस सवाल में कहा जा रहा है कि फिफ्थ टर्म हमको हमें फाइंड आउट करनी है। जीपी के अंदर कोई भी टर्म निकालनी हो, आपने डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस ए इंटू आर की पावर n-1। यहाँ पे ए हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है जो कि 3 है। आर हमेशा निकलता है सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। तो जो सीक्वेंस दी हुई है उसमें सेकंड टर्म है 6, फर्स्ट टर्म है 3। निकालनी यहाँ पर फिफ्थ टर्म है, तो एन की जगह हमने 5 रख रहे हैं। तो A5 बराबर आएगा, ए की जगह 3, आर की जगह 2, 2 की पावर 4 - 1। तो हमने सिंपल वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। ए की जगह हमने 3 रख दिया, आर की जगह हमने 2 रख दिया, एन की जगह 4 रखा। सॉरी, एन की जगह 5 रखेंगे। तो ये आ जाएगा, A5 इज इक्वल टू 3 × 2 की पावर 4, मतलब 3 × 16। तो फिफ्थ टर्म आ गई हमारे पास 48। तो पहले पार्ट का आंसर 48 आ गया है। दूसरा तीसरा पार्ट आप कर लेंगे खुद। फिफ्थ पार्ट में थोड़ा सा मसला होता है बच्चों को, वो मैं करवा रहा हूँ। B² - C² B+C अपॉन B-C। कहा जा रहा है कि नाइन्थ टर्म निकालनी है। बेटा 4.5 है, आसान। बेटा जो भी टर्म निकालनी हो फॉर्मूला हमारे पास सेम लगता है। जीपी के अंदर ए एन बराबर है A × R की पावर n-1। यहाँ पर फॉर्मूले के लिए ए हमेशा फर्स्ट वैल्यू को कहा जाता है, B² - C²। आर हमेशा सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, या थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकेंड टर्म से भी निकाल सकते हैं। तो सेकेंड टर्म है B+C, नीचे B² - C² लिखा हुआ है। मैंने यहाँ नीचे A² - B² का फॉर्मूला लगा दिया, A - B × A+B। तो ये B+C से B+C चला गया। आर की वैल्यू 1/B - C आ गया। n बराबर है 9 के। तो ये हम फॉर्मूला वैल्यूज रखेंगे। A9 इज इक्वल्स टू, ए की जगह आएगा B² - C², आर की जगह 1/B - C की पावर n-1। B² - C² की जगह हमने फॉर्मूला लगा दिया, A² - B² का B - C × B+C। यहाँ पर आ जाए 1 की पावर कुछ भी आ जाए 1 ही रहेगा। ये जो पावर 8 है, 9 - 1 तो 8 हो जाएगी पावर। ये नीचे आ गई, B - C की एक पावर नीचे से कम हो गई।
तो हमारे पास नाइन्थ टर्म आ गई, बी प्लस सी अपॉन बी माइनस सी की पावर 7। ये आंसर आ गया। बाकी जो इसके पार्ट्स हैं वो आप खुद कर लेंगे। पार्ट टू, थ्री और फोर। अच्छा बेटा, इस तरह करा देता हूँ मैं फोर। बेटा 4.5 एक्सरसाइज है। पार्ट फोर अगर मुश्किल लग रहा है तो मैं करवा देता हूँ, पार्ट फोर बहुत आसान है, पार्ट फोर। पार्ट फोर में हमसे कहा जा रहा है आयोटा वन माइनस आयोटा सिक्सटीन्थ टर्म निकालनी है। 16वीं टर्म निकालनी है, इसके अंदर फॉर्मूला वही लगना है। ए एन बराबर है ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन। ए बराबर है आई के, आर बराबर होता है सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म वन है, फर्स्ट टर्म आई है, और एन बराबर है 16 के। ए 16 बराबर आएगा, ए की जगह आई आ गया, वन अपॉन आई की पावर एन माइनस वन, 16 - 1। आयोटा मल्टीप्लाई बाय वन की पावर कुछ भी आ जाए वन ही होगा, नीचे 15 आ जाएगी क्योंकि 16 में से वन गया तो 15 आ गया। ऊपर आयोटा की पावर वन है, एक आयोटा से नीचे एक आयोटा कम हो गया। ये नीचे जो पावर है टू के टेबल में आ रही है 7 14 जो है, इसको हम आयोटा स्क्वायर की पावर 7 लिख देंगे। आयोटा स्क्वायर माइनस वन के बराबर होता है, तो आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस वन रख दिया, और माइनस वन की जो पावर 7 है, तो माइनस वन ही इसका आंसर आ जाएगा।
अच्छा, कोई कह रहा था 5 वाला पार्ट रिपीट करते हैं। बेटा 5 के अंदर ए जो है फर्स्ट वैल्यू है, ए बराबर है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के। आर कैसे आएगा, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म बी प्लस सी है, इसको डिवाइड करेंगे फर्स्ट टर्म से। बी प्लस सी डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा, बी प्लस सी से बी प्लस सी कैंसिल हुआ, 1 अपॉन बी माइनस सी आ गया। यहाँ ए की जगह हमने बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर रख दिया, आर की जगह 1 अपॉन बी बी माइनस सी आ गया। आर की पावर n माइनस वन है, तो 9 - 1 आ गई, मतलब 8 आ गई पावर। ये 8 पावर 1 पे आएगी, 1 की पावर कुछ भी आ जाए 1 ही होगा, नीचे बी माइनस सी पर 8 पावर आ गई। पावर 8 में से एक ये कम हो जाएगा, तो नीचे 7 बच गया, बी प्लस सी अपॉन बी माइनस सी की पावर 7 आंसर आ गया। चलें नेक्स्ट सवाल पे। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। इन अ जीपी A1 इज इक्वल्स टू 5/9। 5/9 A1 है, A1 कहते हैं फर्स्ट टर्म को, और A6 जो है वो सिक्स्थ टर्म है। तो जीपी की क्योंकि बात हो रही है, तो जीपी का nth टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे, A × R⁻⁻1। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। हम n की जगह यहाँ पर 6 रखेंगे इक्वेशन 1 में। 6 इसलिए रखेंगे, A6 हमें पता है, मतलब सिक्स टर्म हमें पता है। तो A6 बराबर आएगा A × R⁻6 - 1। तो बेटा A6 बराबर आ गया A × R⁻5। बेटा यहाँ पर A6 की वैल्यू सवाल में गिवन है 15625/9। बेटा ए की वैल्यू बेसिकली A1 की वैल्यू होती है, A1 मतलब फर्स्ट टर्म, उसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। A6 की जगह 15,625/9 आएगा। ए की जगह 5/9, R⁻5 आ गया। यहाँ हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। दोनों वैल्यूज के नीचे 9 लिखा है, 9 से 9 चला गया। 5 नीचे चला जाएगा। 5625/5। तो R⁻5 बराबर आ गया 31
5 के। बेटा 5 इसी के बराबर होता है, 3125 के। दोनों की पावर सेम है तो बेस भी सेम हो जाएगी। देयरफॉर आर बराबर आ गया 5 के। ये चाहे तो दोनों साइड्स पे हम पावर भी लगा सकते हैं। क्या हम कहते हैं भाई, टेकिंग फिफ्थ रूट ऑन बोथ साइड्स। पावर से पावर कैंसिल हो जाएगी, आर बराबर आ जाएगा 5 के। सवाल में कहा जा रहा है nth टर्म निकालनी है। आर भी पता है, पहली टर्म भी पता है, दोबारा ए एन का फॉर्मूला यूज होगा। तो है आर की पावर n-1। सिंपल वैल्यूज रखनी है, ए एन एज इट इज रहेगा। ए की जगह बेटा 5/9, आर की जगह 5 आ गया, 5 की पावर n-1। बेटा 5 × 5 की एन पावर n-1, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों। दोनों की बेस सेम है, पावर साइड हो जाएंगी। 1 + n-1/9। तो बेटा ए एन की वैल्यू आ गई 5 की पावर n/9। पावर में 1 से 1 कैंसिल हुआ, ये आंसर आ गया। चले बच्चों आगे।
क्वेश्चन नंबर 3 पे जाएंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा जा रहा है कि nth टर्म निकालनी है। A5/A3 बराबर है 4/9 के, और A2 बराबर है 4/9 के। बेटा जैसे कि हमें पता है कि an बराबर होता है A × R⁻n−1 के। सवाल के अंदर तीन चीज़ों का जिक्र हो रहा है, A5 का, A3 का और A2 का जिक्र हो रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर n की जगह हम रखेंगे 5 इक्वेशन 1 में। A5 बराबर आएगा A × R⁻4। फिर हम n की जगह फिर रखेंगे 3 रखेंगे इन इक्वेशन 1। A × R⁻3−1। A3 बराबर आएगा AR² के। फिर n की जगह हम 2 रखेंगे इन इक्वेशन 1। A2 बराबर आएगा A × R⁻2−1। A2 आ गया AR। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन क्या गिवन है? पहली कंडीशन गिवन है कि A5/A3 बराबर है 4/9 के। A5 की जगह AR⁻4 आएगा, A3 की जगह AR² आ जाएगा। A से A कैंसिल हुआ, R से R², मतलब R² से R⁻4 कैंसिल हुआ, R² आ गया 4/9। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो दोनों साइड्स पे हमने स्क्वायर रूट लगा दिया। तो R की वैल्यू हमारे पास आ गई +-2/3। बेटा nth टर्म निकालने के लिए दो चीज़ें चाहिए हमें, A चाहिए और R चाहिए। R हमारे पास आ गया है। R की दो वैल्यूज आई हैं, इसका मतलब A की भी दो वैल्यूज आएंगी। हम यहाँ पर लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूँ मैं इसको, सॉरी इसको 2 कह देते हैं, इसको 3 कह देते हैं, इसको 4 कह देते हैं। तो इक्वेशन 4 है, उसमें लिखा हुआ है A2 बराबर है AR के। यहाँ पर हमने A2 की जगह A2 की वैल्यू रख दी सवाल में जो गिवन है, जो कि 4/9 है। तो हमारे पास AR आ गया। बेटा हमें A की वैल्यू चाहिए, इसको बेशक इक्वेशन 5 कह देते हैं। इसमें R की वैल्यू हम रखेंगे बारी बारी। पुटिंग R इज इक्वल्स टू 2/3 इन इक्वेशन 5। तो हमारे पास AR की जगह 2/3 रख दिया। 2 1 2, 2 2 4, 3 1 3, 3 3 9। तो बेटा A की वैल्यू आ गई 2/3। अगर हम R की जगह -2/3 रखते हैं इक्वेशन 5 में, तो हमारे पास AR की जगह -2/3 बराबर आएगा 4/9 के। 2 1 2, 2 2 4, 3 1 3, 3 3 9। तो A बराबर आ गया -2/3। ये दो वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं, A आ गया है, R आ गया है। अब हम टर्म्स निकाल लेंगे, यहाँ तक जो कॉपी करना है कर लें, फिर आगे चलते हैं।
अच्छा भाई, आगे चलते हैं। हमारे पास ए एन बराबर है ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन के। अगर हम यहाँ पर ए की जगह 2/3 रखते हैं, आर की जगह भी 2/3 रखते हैं, तो हमारे पास ए एन बराबर आएगा 2/3, 2/3 की पावर एन माइनस वन। इनकी बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी, 2/3 की पावर वन प्लस एन माइनस वन आ गया, वन से वन कैंसिल। ए एन बराबर आ गया 2/3 की पावर एन। मैं बता देता हूँ एक मिनट। दोबारा हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे। ए एन बराबर है ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन। अब हम ए की जगह माइनस का, ए की जगह टू अपॉन माइनस का 2/3 रख रहे हैं, आर की जगह माइनस का 2/3। तो ए एन बराबर आएगा -2/3, -2/3 की पावर एन माइनस वन। बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी, इन गई -2/3 की पावर वन प्लस एन माइनस वन। वन से वन कैंसिल, क्योंकि इसकी पावर वन है, उसकी पावर एन माइनस वन है। तो ए एन बराबर आएगा -2/3 की पावर एन। बेटा अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन से मैं समझाता हूँ। पहली कंडीशन है A5/A3 बराबर है 4/9 के। हमने पीछे A5 की वैल्यू निकाली है जो कि ए आर की पावर फोर होती है। हमने फिर उसके बाद A3 की वैल्यू निकाली है जो कि ए आर स्क्वायर होती है। ए से ए कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से आर की पावर फोर कैंसिल हुआ, आर स्क्वायर बराबर आ गया 4/9 के। दोनों साइड से रूट लगा दिया तो हमारे पास आर आ गया +-2/3। इक्वेशन नंबर फोर पीछे हमने निकाली है कि A2 बराबर होता है ए आर के, क्योंकि सवाल में A2 की वैल्यू गिवन है, तो सवाल में 4/9 गिवन है, ए आर के बराबर। ए आर बराबर आ गया 4/9 के। हमने यहाँ से आर की वैल्यू को उठाया, आर की जगह हमने 2/3 रख दिया। आर की क्योंकि दो वैल्यूज आई हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। पॉजिटिव वैल्यू रखी, कैंसिलेशन करी, ए 2/3 आ गया। फिर आर की जगह नेगेटिव वैल्यू रखी हमने, टू और फोर को कैंसिल किया, थ्री और नाइन को कैंसिल किया, तो माइनस का 2/3 आ गया। ए की भी दो वैल्यूज आ गई, आर की भी दो वैल्यूज आ गई, इसीलिए दोनों दो अलग अलग टर्म्स हमने निकाल ली यहाँ पर। ये कर लो तो फिर क्वेश्चन 4 करते हैं बेटा।
क्वेश्चन नंबर 4 हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है, शो दैट द रेसिप्रोकल ऑफ द टर्म्स ऑफ द जीपी फॉर्म अनदर एपी। तो यहाँ पर कह देंगे सिंस a1 a1 r की पावर 4 are in GP, therefore the reciprocal of the terms will be, इसका रेसिप्रोकल हम निकालेंगे तो ये आएगा 1/a1 कॉमा 1/a1 r² 1/a1 r की पावर 4। हमें चेक करना है कि जीपी में है या नहीं है। अगर ये जीपी में है, फॉर जीपी, जीपी के अंदर सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म का रेशो बराबर होता है थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म के। सेकेंड टर्म जो है 1/a1 r², फर्स्ट टर्म 1/a1, थर्ड टर्म 1/a1 r की पावर 4, सेकेंड टर्म 1/a1 r²। तो आपके सामने ही है कि ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है। a1 से a1 कैंसिल हो गया, यहाँ भी a1 से a1 कैंसिल हो गया। चलो अभी बेटा 2 मिनट दीजिएगा, मैं करता हूँ। तो 1/r² बराबर आ गया 1/r की पावर 4। ये नीचे जो वैल्यू है ये डिवाइड हो रही है, इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। ये 1/r² को अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं तो r²/1 आ जाएगा। r² से r की पावर 4 कैंसिल हो गया, तो 1/r² = 1/r² आ गया। देयरफॉर, क्योंकि इक्वल आ गया रेशो, तो रेसिप्रोकल्स ऑफ द टर्म्स आर ऑल्सो इन जीपी, इन प्रूफ्ड। अगर रेशो सेम नहीं आता तो फिर हम कहते हैं कि जीपी में नहीं है। जी बेटा, नभिया मैंने पीछे कर दिया ये। और पीछे जाना है, यहाँ तक सही है। ओके बेटा।
नहीं बेटा, आगे चल रहे हैं हम, ये एक्सरसाइज अभी कंप्लीट करेंगे। छोटी सी एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहा जा रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स आर इन जीपी। कितनी टर्म्स इस जीपी में मौजूद है। ये जीपी की पहली टर्म है और ये जीपी की लास्ट टर्म है। अब एपी का फॉर्मूला लगा दिया माधव। ए एन इज इक्वल टू ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन। यहाँ पर ए पहली वैल्यू है 1/3। आर बराबर है सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, 1/4। ये लास्ट टर्म है। लास्ट टर्म को हम जब एन निकालना होता है तो लास्ट टर्म को हम ए एन रखते हैं, 1/196,608। कौन है भाई? जी दूसरा बेटा, क्वेश्चन आप 4 दोबारा रिपीट कर दें। बेटा बहुत आसान सवाल है। इस सवाल में कहा जा रहा है कि अगर ये तीन नंबर्स जीपी में हैं तो इनका रेसिप्रोकल भी जीपी में होगा। ये बात प्रूफ करनी है। ये एमसीक्यू भी आता है, जीपी का रेसिप्रोकल जीपी होता है, हमेशा याद रखना है आपने। तो आपके पास जितनी भी टर्म्स थी आपने सबको पलट दिया। ए वन था, इसको पलट दिया, 1/A1 हो गया। इसको पलट दिया, 1/A1 R²। इसको पलट दिया आपने, 1/A1 R⁴ आ गया। जब भी कोई सीक्वेंस जीपी में होगी तो रेशो बराबर होगा सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, बराबर होगा थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म के। तो आपके सामने है बेटा, ये पहली वैल्यू फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है। तो जीपी के लिए सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म बराबर है थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म के। 1/A1 R² के नीचे 1/A1 आ जाएगा, 1/A1 R⁴ के नीचे 1/A1 R² आ जाएगा। ए वन से A1 कैंसिल। आर, यहाँ पर क्या कहते हैं, ये 1/R² लिखा था, इसको पलट दिया, R²/1 हो गया। ये R² से R⁴ कैंसिल हुआ, 1/R², 1/R² के बराबर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहा जा रहा है कि नंबर ऑफ हाउ मेनी टर्म्स आर, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है। पहली वैल्यू हमेशा 1/3 है, मतलब जो भी पहली वैल्यू लिखी है वो ए है। आर हमारे पास आएगा सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, तो 1/12 डिवाइड बाय थ्री, 3 1 3, 3 4 12, तो 1/4 आ गया। ए एन होता है लास्ट वैल्यू को कहते हैं 1/196,608। ये सारी वैल्यूज को उठाकर हम इस फॉर्मूले में रख देंगे। 1/196,608 हमने रख दिया ए एन की जगह। ए की जगह 1/3, आर की जगह 1/4 आ गया, इसकी पावर n-1। तो फॉर्मूले में ए एन की जगह हमने ये रख दिया, ए की जगह हमने ये रख दिया और आर की जगह हमने ये रख दिया। 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3/196,608। ये जो पावर n-1 लिखी हुई है, ये पावर 1 पे अलग आ जाएगी, ये 4 पे अलग आ जाएगी। 196,608 और 3 डिवाइड हो रहे हैं, तो ये 1 डिवाइडेड बाय, डायरेक्ट कैलकुलेटर से जो आ रहा है वो आप लिख दिएगा, 1/65536 बराबर आ गया। 1 की पावर कुछ भी आ जाए 1 ही रहता है, 4 की पावर n-1 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे बच्चों। 4 की पावर n-1 बराबर आएगा 65536। बेटा n की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि n पावर में लिखा हुआ है तो हमें यहाँ पर भी बेस को सेम बनाना होगा, बेस को इक्वल बनाना होगा।
क्योंकि यहाँ 4 लिखा हुआ है बेस में, तो यहाँ भी 4 लिखना है। अब आपने चेक करना है कि 4 की पावर क्या इस वैल्यू के बराबर आ रही है। आपने 4 का स्क्वायर देखा 16, आपने 4 का क्यूब निकाला, आपने 64 आ गया। आपने 4 की पावर 4 निकाला, 256 आ गया। आपने 4 की पावर 5 निकाला, 1024 आ गया। आपने 6 निकाला, 4 की पावर 5120 आ गया। आपने 4 की पावर 7 निकाला, 20480 आ गया। आपने 4 की पावर 8 निकाला, 81920 आ गया। 1 2 3 4 5 6 7। सॉरी, 4 की पावर 8 गलत हो गया, 65536 आएगा। 4 की पावर 7 में मैंने गलत लिख दिया था, 16384, 4096। तो आपने देखा कि 4 की पावर 8 जो है बेसिकली 65536 आ रहा है। तो आपने यहाँ पर मेंशन कर दिया, सिंस बेसिस आर इक्वल, देयरफॉर पावर्स भी इक्वल हो जाएंगी। n-1 8 के बराबर आ गया, n आ गया 9 के बराबर। इज द रिक्वायर्ड वैल्यू। जी, सवाल ये एंड हो गया बेटा। इसमें n निकालने को कहा जा रहा था, n हमने निकाल लिया। बेटा 1 की पावर कुछ भी आ जाए 1 ही रहता है। 1 की पावर n-1 था, 1 ही बन गया। और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी हमने।
अच्छा ठीक है बेटा, मैं पीछे कर देता हूँ आसान। टेक योर टाइम। आप ये लिख लो, फिर आगे चलते हैं। ओके आसान, आगे चलते हैं। Find three consecutive numbers in GP whose sum is 39 and their product is 729। तीन नंबर्स चाहिए जीपी में जिनका सम 39 हो और प्रोडक्ट जो है 729 हो। बेटा जीपी की पहली टर्म ए होती है, किसी भी सीक्वेंस की बात करें तो उसकी पहली टर्म ए होती है। जीपी के अंदर दूसरी टर्म कैसे मिलती है, हम ए को मल्टीप्लाई कराते हैं आर से, फिर आर से मल्टीप्लाई करेंगे ए आर स्क्वायर, फिर आर से मल्टीप्लाई कराएंगे ए आर क्यूब, फिर आर से मल्टीप्लाई कराएंगे ए आर की पावर 4, फिर आर से मल्टीप्लाई करेंगे ए आर की पावर 5। तो इस तरह से हमारे पास जीपी की टर्म्स आती हैं कि ये फर्स्ट टर्म है जीपी की, ये जीपी की सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ टर्म है, और ये सिक्स टर्म है, एंड सो ऑन। अच्छा, सिलेक्शन ऑफ नंबर्स का जब केस आता है ना, तो उसके अंदर हम नंबर्स ऐसे सेलेक्ट करते हैं जिनको सेलेक्ट करने पर काम हमारा आसान हो जाए और आंसर बहुत आसानी से हमारे पास निकल जाए। तो सिलेक्शन ऑफ नंबर का केस ही कहता है कि अगर तीन नंबर सेलेक्ट करने हैं तो जीपी के अंदर पहला नंबर होता है ए। जीपी में आगे जाने के लिए हम ए को मल्टीप्लाई कराते हैं आर से, तो अगली टर्म आ जाती है ए आर। सिलेक्शन ऑफ नंबर का केस ये कहता है कि भाई एक कदम आगे जाना है और एक कदम पीछे भी आना है। मतलब पीछे आएंगे तो आप डिवाइड कराएंगे आर से, आगे जाएंगे तो आर से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो थ्री नंबर्स की जब सिलेक्शन की बात होगी, तो थ्री नंबर्स की सिलेक्शन हमारे पास ये तीन नंबर सेलेक्ट होंगे। अच्छा, ये सिर्फ ऑड के अंदर होता है, ऐसा इवन के अंदर अलग कहानी होती है, लेकिन हमारी इस किताब में इवन नंबर्स का कोई जिक्र नहीं है, पुरानी किताब में था तो हम तब बताते थे। पांच नंबर सेलेक्ट करने होते हैं तो एक दफा हम आगे जाते हैं आर से मल्टीप्लाई कराते हैं, एक दफा हम पीछे आ जाते हैं आर से डिवाइड कराते हैं, फिर एक नंबर आगे जाते हैं आर से मल्टीप्लाई कराते हैं, फिर एक कदम पीछे आते हैं तो आर से डिवाइड हो जाता है। तो तीन नंबर्स हमें सेलेक्ट करने, लेट ए अपॉन आर, ए ए आर।
बी द थ्री नंबर्स इन जीपी। ये आपने याद ही रखना पड़ेगा कि तीन नंबर्स का क्या करें। अब बेटा हमारे पास दो कंडीशंस गिवन है, एक सम की कंडीशन गिवन है, एक प्रोडक्ट की कंडीशन गिवन है। तो हम प्रोडक्ट वाली कंडीशन पहले यूज कर रहे हैं, उससे हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी। प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स इन जीपी बराबर है 729 के। ए अपॉन आर, ए आर। हम यहाँ पर आर से आर कैंसिल करेंगे। ए क्यूब बराबर आएगा 729 के। टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स पे हम क्यूब रूट लगाएंगे। तो ए हमारे पास आ जाएगा 9 के बराबर, इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो। दूसरी कंडीशन सवाल में गिवन है। मेरा क्वेश्चन 6 पूरा कब कंप्लीट करा है, अभी तो वही तो समझा रहा हूँ कि भाई जब तीन नंबर की सिलेक्शन आएगी तो माय बेटा ये याद रखना है आपने, ए अपॉन आर, ए और ए आर, ये तीन नंबर आपने सेलेक्ट करने हैं। सवाल में गिवन कंडीशन है कि तीन नंबर्स का प्रोडक्ट 729 है। तो आपने क्या करा, इन तीनों को मल्टीप्लाई करा दिया। तो आर से आर कैंसिल हुआ, ए क्यूब आ गया 729, तो आर ए की वैल्यू आ गई 9। दूसरी कंडीशन है कि सम ऑफ थ्री नंबर्स इन जीपी बराबर है 39 के। ए अपॉन आर, ए आर, 39। यहाँ से बेटा ए कॉमन निकाल लिया, 1/r, 1r बराबर आ गया 39 के। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। हम एलसीएम लेंगे, आर वन ज़ा आर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये आर जाकर इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्यूब रूट लगाते हैं तो प्लस माइनस में आंसर नहीं आते बेटा, स्क्वायर रूट पे आते हैं। ये आर अंदर मल्टीप्लाई होगा, आर फिर आर स्क्वायर आ गया, 39 के बराबर आ गया। बेटा ए की जो वैल्यू हमने निकाली है उसकी जगह हम 9 रख देंगे। ये जो नीचे आर लिखा हुआ है ये जाकर उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 39 से। 9 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 9 + 9r + 9r²। ये 9r² हो गया, 39 इधर आ जाएगा, नेगेटिव हो गया, प्लस का 9r पहले से लिखा हुआ है, प्लस का 9 इज इक्वल्स टू 0। तो इस 39r को हम दूसरी तरफ ले गए तो हमारे पास ये आ गया। तो 9r² माइनस का 30r प्लस का 9 इज इक्वल्स टू 0 आ गया। यहाँ से 3 कॉमन निकाला, 3 3 ज़ा 9, 3 10 ज़ा 30, 3 3 ज़ा 9, 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 3r² माइनस 10r माइनस का 3 इज इक्वल्स टू 0। बेटा मिडिल टर्म ब्रेकिंग करेंगे, 9r और -r में मिडिल टर्म मतलब -1 में ब्रेक हो जाएगी मिडिल टर्म। 3r कॉमन निकाला, r-3, इन दोनों में से हमने माइनस का 1 कॉमन निकाला, r-3 आ गया। एक वैल्यू आ गई r-3, एक आ गई 3r-1 इज इक्वल्स टू 0। इधर और करेंगे, r-3 को अलग 0 के बराबर रखा, 3r-1 को अलग 0 के बराबर रखा, r की वैल्यू यहाँ से 3 आ गई, यहाँ से r की वैल्यू 1/3 आ गई। तो हमने r की दो वैल्यूज निकालनी, तो हमारे पास दो किस्म के नंबर्स निकलेंगे। सिंस a बराबर है 9, r बराबर है 3 के,
देयरफॉर फर्स्ट नंबर जीपी का है ए अपॉन आर, हमने सपोज किया है। सेकंड नंबर ए, और थर्ड नंबर बराबर है ए आर के। तो 9/3 तो 3 आ गया, ए की वैल्यू 9 है, ये आ जाएगा 9 × 3 तो 27 आ गया। पूछे बेटा क्या कन्फ्यूजन है इस तरह, यहाँ तक बाकी लोग यहाँ तक कॉपी कर लें इसे। बेटा ये जो 3 है, ये यहाँ डिवाइड हो रहा, मल्टीप्लाई हो रहा था, वहाँ जाके 0 से डिवाइड हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अच्छा अच्छा, उसकी बात कर रहे थे हम। अभी इसका एक आखिरी पार्ट रह गया, फिर ये ख़त्म हो जाएगा।
अच्छा बच्चों, चलते हैं जल्दी से, बस दो सवाल रह गए हैं, इसको ख़त्म करते हैं। अच्छा, ए हमारे पास 9 है, आर हमारे पास 1/3 अगर है, तो फर्स्ट नंबर हमारे पास A/R है, जो कि 9/1/3 है, जो कि 27 आ जाएगा। सेकंड नंबर ए है, जो कि 9 है, और थर्ड नंबर AR 9 × 1/3, तो 3 आ जाएगा ऐसे। बेटा क्वेश्चन नंबर 7 कर लें। बेटा क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है कि द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ कल्चर इंक्रीज्ड इन GP फ्रॉम 5,15,000 to 15,45,000 इन 7 days। फाइंड द डेली रेट ऑफ इंक्रीज अज्यूमिंग द रेट ऑफ इंक्रीज टू बी कांस्टेंट। कह रहे हैं रोजाना जो बैक्टीरिया के अंदर चेंज आ रहा है, जो इंक्रीज हो रहा है, वो किस रेट के हिसाब से हो रहा है, ये हमें बताना है। जदान बेटा, मैं सॉल्यूशन भेज दूंगा, टाइम असल में कम रह गया है। ये सवाल करा दूंगा, छोटा सा है, उसका सॉल्यूशन भेज देना, तुम कर लेना। ठीक है, कहीं मसला है तो फिर देख लेना, मुझे आप मैसेज कर देना, मैं आपको सॉल्यूशन भेज दूंगा। तो कहा जा रहा है कि इनिशियल वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ बैक्टीरिया बराबर है 5,15,000 के। इनिशियल वैल्यू ये है, ठीक है। कहा जा रहा है फाइंड द डेली रेट ऑफ इंक्रीज एज्यूमिंग द रेट ऑफ इंक्रीज टू बी कांस्टेंट। तो रेट का मतलब है, रेट ऑफ इंक्रीज का मतलब है आर निकालना है। इनिशियल वैल्यू ये है बैक्टीरिया की, फाइनल वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ बैक्टीरिया है हमारे पास 15,45,000। बेटा जो इनिशियल वैल्यू गिवन होती है ना, ये वैल्यू ऐसी वैल्यू गिवन है जब एक भी दिन कवर नहीं हुआ।
सही है। मैंने क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल ये कल्चर, ब्लड कल्चर भी होता है, यूरिन कल्चर भी टेस्ट होता है। ब्लड कल्चर टेस्ट लिया हमने, कराया, ठीक है, और एक वैल्यू हमने देख ली, 5,15,000 इसकी वैल्यू आ गई। वो वैल्यू हमने देख के लिख दी। सही है, इनिशियल वैल्यू है। अगले दिन क्या वैल्यू होगी, फर्स्ट डे क्या वैल्यू होगी, फिर हमें चेक करना है। सेकंड डे क्या वैल्यू होगी, क्या चेक करना है। फिर थर्ड डे क्या होगी, चेक करना है। 7वें दिन कह रहे हैं कि 15,45,000 वैल्यू होगी। तो ये जो वर्ड प्रॉब्लम के जितने भी सवाल आते हैं, इसके अंदर जो पहली वैल्यू गिवन है ना, हमारे पास दो सवाल हैं वर्ड प्रॉब्लम के। ये पहली वैल्यू जो भी गिवन है, ये इनिशियल वैल्यू है। सही है। ये वैल्यू है जब नंबर ऑफ डेज जो है वो 0 है। 0 डेज पर ये वैल्यू है। ठीक है। यहाँ हमने फॉर्मूला लगाया जीपी का। ए एन बराबर है ए इंटू आर की पावर n-1। ए हम रख रहे हैं इनिशियल वैल्यू को, जो हमारे पास गिवन है, मतलब ऐसी वैल्यू जिस जब n 0 है, नंबर ऑफ डेज 0 है। ए एन कहते हैं लास्ट वैल्यू को। तो n बराबर होगा नंबर ऑफ डेज +1 के। 7 + 1 मतलब 8 आएगा। ऐसा क्यों आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 5,15,000 रुपये में ए एज अ टर्म यूज कर रहा हूं। मतलब मेरे पास जो जीपी बन रही होगी यहाँ पर, वो 5,15,000 पहली टर्म है। ठीक है। दूसरी वैल्यू बन रही होगी 6,02,550। इसी तरीके से, मतलब ये 0 डेज की वैल्यू है। फिर फर्स्ट डे क्या वैल्यू होगी, सेकंड डे क्या वैल्यू होगी, थर्ड डे क्या वैल्यू होगी, ये हम सब देख रहे होंगे। फोर्थ डे, फिफ्थ डे, सेवेंथ डे, सिक्स डे और सेवेंथ डे हम देखेंगे। तो आपके सामने एन की वैल्यू कितनी हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और एक 0 डे की वैल्यू को ऐड कर रहे हैं, तो ये 8 डेज हो जाएंगे। 8 वैल्यूज हो जाएंगी, इसीलिए हम यहाँ पर एन को ये कहेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे 5,15,000 इज इंक्लूडेड। ये इंक्लूड कर रहे हैं, इसीलिए ऐसा हो रहा है। बेटा ए एन की जगह आ जाएगा 15,45,000। ए की जगह आएगा 5,15,000। आर की पावर n-1, आर की पावर 8-1 आ जाएगी। तो हमने ए एन की जगह ये वैल्यू रख दी, ए की जगह हमने ये वैल्यू रख दी, एन की जगह हमने 8 रख दिया। तो 15,45,000 डिवाइडेड बाय 5,15,000, तो हमारे पास 3 आ गया, आर की पावर 7। टेकिंग 1/7 पावर ऑन बोथ साइड्स। तो आर की वैल्यू बेटा आ जाएगी 1.17। कि डेली जो है 1.17 का इंक्रीमेंट आ रहा है, इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ आर। आंसर।
बेटा नहीं, बस एक आखिरी सवाल है, फौरन करवा रहा हूँ और ख़त्म कर रहा हूँ फिर क्लास ना, ताकि एक्सरसाइज ख़त्म हो जाए जी। पीछे वाला सवाल दोबारा दिखा दूँ आसान? हाँ बेटा, कर लें इसकी एग्जाम्पल, बहुत आसान सी है। एक एग्जाम्पल में वो गलती है, बैक्टीरिया वाली एग्जाम्पल है। उसके अंदर ना नंबर ऑफ डेज जो है वो शायद 4 लिखा हुआ है, उसको 3 कर देना है बस आपने। ओके आसान बेटा। मैं क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं हम, खत्म। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कहा जा रहा है कि फाइंड द प्रॉफिट ऑन रुपीज 1000 फॉर 5 years एट 4% पर एनम कंपाउंड प्रॉफिट। कह रहे भाई, जो इन्वेस्टमेंट की जा रही है वो है रुपीज 1000 की। सही है। प्रॉफिट जो होगा वो 4% पर एनम होगा, मतलब हर साल 4% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, इन्वेस्ट किया जा रहा है 5 years के लिए। बेटा, सबसे पहली बात, वैल्यू रिमेन आफ्टर 1 year इज इक्वल्स टू। कह रहे हैं जो इन्वेस्टमेंट है वो 1000 रुपए की जा रही है। सही है, 5 साल के लिए। 1 साल के बाद 1000 रुपए की क्या वैल्यू होगी? बेटा अभी 1000 रुपए की जो वैल्यू है वो 100% है। सही है, मैंने 1000 रुपए आपको दिए फॉर एग्जाम्पल, तो मैंने आपको 100% अमाउंट दे दी। अब ये तो सूद की बात हो रही है भाई, ये क्या करें? तो अब आपको मैंने 1000 रुपए दिए, मैंने आपसे बोला भाई 4% प्रॉफिट के हिसाब से आप हर साल मुझे पैसे देंगे। तो 1000 रुपए जो इन्वेस्ट किए थे ना वो 1000 रुपए ही रहेंगे, लेकिन उसके ऊपर प्रॉफिट मतलब 1000 रुपए में वैल्यू ऐड होती चली जाएगी, 1000 रुपए की वर्थ बढ़ती चली जाएगी। तो जो भी वर्थ है 1000 रुपए की, वो 100% है वर्थ जब हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। जब वर्थ बढ़ रही है, प्रॉफिट हो रहा है 4% का, तो हम 4% को 100% में ऐड कराएंगे। हम बोलेंगे कि भाई 1 साल बाद वैल्यू 104% हो जाएगी, मतलब 1000 रुपये बढ़ जाएंगे। अगर कहा जाता कि लॉस हो रहा है, तो फिर हम लिखते 100% -4%। 4% माइनस करते तो हमारे पास वैल्यू आ जाती कि 1 साल बाद कितनी वैल्यू होगी जब लॉस होगा। तो यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, तो जो वर्थ है 1000 रुपए की वो 100% थी, 1 साल बाद वो 4% बढ़ जाएगी, फिर अगले साल 4% बढ़ जाएगी, फिर 400 बढ़ जाएगी। जो भी 100% है उस पर 4% ऐड हो जाएगा, तो 104% वैल्यू हो गई। बेटा परसेंटेज को वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कराते हैं, आप सबको पता है। तो ये जो वैल्यू आई ये आपके पास आर है।
ये रेट ऑफ इंक्रीज इन वैल्यू है, कि वैल्यू किस हिसाब से बढ़ेगी हर साल। ठीक है, मतलब आपने 1,000 रुपये इन्वेस्ट किए, आप 1,000 रुपये को मल्टीप्लाई करा दे 1.04 से, तो अगले साल वैल्यू हो गई 1,040 रुपये। फिर आप 1,040 रुपये को मल्टीप्लाई करा दें 1.04 से, ये हो गई 1,081.6। फिर इसी को मल्टीप्लाई करा दें 1.04 से, तो ये आ जाएगी 1,124.864। इस तरीके से बढ़ रही है। ये जो 1,000 रुपये मैंने इन्वेस्ट करे हैं, ये वही बात मैं कहूंगा कि 0 ईयर्स हैं। एक साल भी नहीं गुजरा है अभी, क्योंकि 1,000 रुपये मैंने डाले हैं पहले साल। एक साल गुजरने के बाद जो पहले एयर की वैल्यू होगी वो ये होगी, दूसरे एयर की वैल्यू ये होगी, तीसरे एयर की वैल्यू ये होगी, हमें पांचवें एयर की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हम यहां पर जीपी का फॉर्मूला लगाएंगे। जीपी की एप्लीकेशन आ गई है बेसिकली, कि जीपी इस्तेमाल कहाँ होता है। a × r⁻n−1। आपने ए की जगह 1,000 रखा, आपने इनिशियल वैल्यू 1,000 रख दी। आर आपके पास 1.04 है। एन आपके पास होगा नंबर ऑफ एयर्स +1। 5 + 1 6 आ गया। क्यों हमने ऐसा लिखा? क्योंकि 1,000 रुपये इज इंक्लूडेड, 1,000 रुपये इंक्लूड हो रहे हैं क्योंकि काउंट इसके अंदर, कैलकुलेशन के अंदर। आपने यहां पर लिख दिया भाई A6 बराबर आएगा, ए की जगह 1,000, आर की जगह आपने 1.04 लिख दिया की पावर 6 - 1, तो A6 आएगा 1,000 रुपये मल्टीप्लाई बाय 0.40 की पावर 5। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से, तो आपके पास ये बन जाएगा 1,216.65 रुपीज। तो 5 साल के बाद जो 1,000 रुपये हैं उसकी वर्थ हो जाएगी 1,216.65। सवाल में कहा गया प्रॉफिट बताना है कितना हुआ भाई। तो प्रॉफिट हमेशा क्या होता है? इन्वेस्टमेंट, सॉरी, वैल्यू आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल बाद क्या वैल्यू होगी, माइनस इन्वेस्टमेंट। क्या हो गया? एक मिनट। सही है, वैल्यू आफ्टर 5 ईयर्स माइनस इन्वेस्टमेंट। तो प्रॉफिट इसको होगा भाई 1,216.65 में से 1,000 रुपये माइनस कर देंगे, तो 216 रुपये का प्रॉफिट होगा इसको 5 साल में भाई। वैसे अच्छा चिप्स का ठेला लगा लेता ये, 5 साल में इसको इतना प्रॉफिट हो रहा है। दोबारा समझा देता हूँ दान बेटा, कोई मसले वाली बात नहीं है। सवाल में कहा जा रहा है कि भाई प्रॉफिट मालूम करना है, 1,000 रुपये इन्वेस्ट किए 5 साल के लिए, कहा जा रहा है भाई 4% हर साल प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट है 1,000 रुपये की, प्रॉफिट 4% पर एनम है, 4 साल मतलब हर साल 4% मिलेगा। वैल्यू रिमेन आफ्टर 1 ईयर। बेटा मैंने 1,000 रुपये इन्वेस्ट किए, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको 1,000 रुपये दिए, आपने 900 रुपये मुझे वापस करे, तो जब 900 रुपये वापस किए तो वो मैंने आपको 100% वैल्यू दी थी, लेकिन आपने मुझे 90% वापस करी। मैं अगर आपको 1,000 रुपये दे रहा हूँ तो इसका मतलब मैं 100% अमाउंट दे रहा हूँ आपको। ठीक है, मेरे पास जो 100% अमाउंट है मैंने आपको दे दी। अब 1,000 रुपये में अगर पैसे बढ़ेंगे तो 100% से वैल्यू बढ़ेगी। अगर कहा जाता लॉस हो रहा है तो माइनस होगी। तो 100% में हमने 4% ऐड किया, क्योंकि अगले साल इसमें पैसे बढ़ रहे हैं तो परसेंटेज बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ रहा है क्योंकि यहाँ पर 4%। तो हमने 100 के अंदर 4% ऐड करा तो 104% आ गया। परसेंटेज से वैल्यू में जाने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, तो 104 को डिवाइड करा 100 से 1.04 आर आ गया।
ए एन बराबर है a × r⁻n−1 के। ए आपके पास 1000 है, इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट है। आर 1.04 है। एन बराबर होगा नंबर ऑफ ईयर्स प्लस वन। एन क्योंकि 1000 रुपये मैंने इन्वेस्ट किए, 1000 रुपये मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं जब एक भी साल कंप्लीट नहीं हुआ। अभी 1000 रुपये मैंने आपको दिए, वो इनिशियल वैल्यू है। एक साल बाद जो वैल्यू आएगी वो कुछ और होगी, 2 साल बाद कुछ और होगी, 3 साल बाद कुछ और होगी। तो 1000 रुपये जो है वो एक एक्स्ट्रा वैल्यू है। एक्स्ट्रा वैल्यू एक है, इसीलिए हम जो भी नंबर ऑफ ईयर्स दिए होते हैं उसमें वन ऐड कराते हैं। 6 आ गया, आपने यहाँ 6 रखा, सॉल्व किया। A6 आपके पास आ गया 1216.65। प्रॉफिट बराबर होता है वैल्यू आफ्टर 5 ईयर माइनस इन्वेस्टेड के। जो भी 5 साल बाद वैल्यू उसमें से इन्वेस्टमेंट माइनस करी, प्रॉफिट आ गया 216 रुपए। हाँ बेटा, बुक के अंदर आंसर में गलती है, सही है। बुक के पीछे आंसर 216 रुपये ही शायद लिखा हुआ, अगर नहीं लिखा हो तो ये पुरानी बुक का ही सवाल है। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही है। मिलते हैं इंशाल्लाह कल।